जय हिंद बच्चों, आज आपका ह्यूमन आई का लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज के वीडियो में आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप जानेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के आधार पर कौन कौन सी घटना घटित होती है। फिर उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, और उस पर भी 2-3 घटना उसके आधार पर होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को समझने से पहले आप पहले एटमॉस्फेयर को समझ जाइए कि आखिर हमारा एटमॉस्फेयर होता कैसा है। तो इसके लिए हम अर्थ बना लेते हैं और इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर बना लेते हैं। ठीक है, यह आपका क्या है? एटमॉस्फेयर। या आप वायुमंडल कहिए। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, सूर्य का प्रकाश हमारी धरती तक पहुंचता है? हाँ सर पहुंचता है, तभी तो हम दिन में कोई वस्तु को देख पाते हैं। चंद्रमा का पहुंचता है? हाँ सर पहुंचता है, तभी तो हम चंद्रमा को देखते हैं। तारा का भी पहुंचता है, क्योंकि तारा को हम देखते हैं। तो आखिर प्रकाश हमारी धरती तक पहुंच रहा है। अब देखिए हमारा धरती क्या चीज से घिरा हुआ है? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से घिरा हुआ है। फिर भी प्रकाश क्या कर रहा है? धरती तक पहुंच रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रकाश आपका वायुमंडल को पार कर जाता है। अब कोई लाइट किसी मीडियम को यदि पार कर जाए, आर पार हो जाए, तो उस मीडियम को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम या पारदर्शी माध्यम। यानी हम इतना सा तो समझ गए, चूंकि प्रकाश अंतरिक्ष से धरती तक आ जाता है, इसी कारण से यह जो घिरा हुआ क्षेत्र है यह आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी माध्यम है। अब इसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी कुछ होता होगा, चूंकि यह ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो इसका कुछ ऑप्टिकल डेंसिटी होता होगा। हाँ होता है, लेकिन एक अंतर है जो इसको वायुमंडल बनाता है। इसमें कुछ खासियत है। आप एक ग्लास स्लैब ले लीजिए, सपोज करिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो यहाँ पे भी ये 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सभी जगह का आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 ही होगा। लेकिन वायुमंडल में ऐसा नहीं है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है या अपवर्तनांक कहिए, वो वेरी करता जाता है आपका ऊंचाई पर। अलग अलग ऊंचाई पर इसका अपवर्तनांक चेंज होता जाता है। तो कैसे चेंज होता है इस चीज को जान लीजिए। यदि आप धरती का जो सतह है उससे ऊपर की ओर जाइएगा तो आपका अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटने लगेगा, और यदि आप ऊपर से धरती की सतह की ओर जाइएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बढ़ने लगेगा। ऐसा होता है वायुमंडल में। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, इसी को उल्टा आपको समझ जाना है। नीचे जाइएगा तो बढ़ेगा, ऊपर जाइएगा तो घटेगा। ठीक है, अब वायुमंडल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाइएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप जाइएगा वैसे वैसे कम होगा, जैसे जैसे नीचे जाइएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो यह यूनिफॉर्म नहीं है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, अब कोई लाइट अगर इस वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वह यहाँ देखिए वैक्यूम से यह इस मीडियम में गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, जिससे लाइट थोड़ा मुड़ेगा। अब लेकिन यहाँ पर भी मुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जान रहे हैं यह धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो यह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी धीरे धीरे चेंज होगा। तो यह भी धीरे धीरे मुड़ता जाएगा, यहाँ पे भी मुड़ेगा, यहाँ पे भी मुड़ेगा, मुड़ेगा, मुड़ता मुड़ता आपका धरती के सतह तक पहुँचेगा। यानी कोई भी लाइट रे जब हमारा एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो उसका रिफ्रैक्शन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार नहीं, बल्कि अनंत बार होता है। क्योंकि सतह आप यहाँ पे देख सकते हैं वायुमंडल में आपका लगातार कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है कि इतना दूर आएगा तो वह एक जैसा रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे हल्का हल्का चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत बार आपका रिफ्रैक्शन होता है, और इसी रिफ्रैक्शन की घटना को कहते हैं हम आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है। जब लाइट हमारा एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तब उसका रिफ्रैक्शन बहुत बार होता है। किस वजह से? ऑप्टिकल डेंसिटी लगातार चेंज होने के कारण, और इस घटना को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के आधार पर 2 घटना देखने को मिलता है। पहला है आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और दूसरा है आपका एडवांस सनराइज
एंड अभी सब लिखाएंगे, उसका आप फिक्र मत कीजिए, पहले समझ जाइए। डिलेड सनसेट आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन को कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, और इसको कहेंगे तारों का टिमटिमाना। और इसको कहेंगे अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। और यह जो दोनों घटना है यह आपका किसके आधार पर होता है, किसके कारण होता है? आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। यही है आपका मेन जड़ कारण, इसी के कारण यह दोनों घटना देखने को मिलता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है, या तारों का टिमटिमाना क्या है। आप रात में तारों को जरा गौर से देखिएगा, या देखे भी होंगे, तो कैसा करता है, भुक भाग, कम बेसी, ऐसा क्यों होता है? स्टार आखिर टिमटिमाता क्यों है, ट्विंकल क्यों करता है, कभी गौर किए हैं? चलिए आज आपको उसका रीजन जानने को मिलेगा। एकदम दिमाग एकदम फोकस रखिएगा, हम आपको यकीन दिलाते हैं, आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाला, आप एकदम समझिएगा और फिर कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए थोड़ा बड़ा फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे है आपका स्टार। अब एक बात बताइए, तारा आपको आकार में कैसा दिखता है? एकदम पॉइंट साइज, एकदम छोटे आकार का। मेरे बातों को जरा गौर से समझिएगा, हम बोल रहे हैं दिखता कैसा है, होता कैसा है यह हम नहीं कह रहे, क्योंकि हम जानते हैं तारा बहुत ही बड़ा होता है, सूर्य से भी करोड़ों गुना बड़ा होता है। अब कोई वस्तु हमको छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि उससे आने वाला रे हमारी आंखों तक बेहद ही पतला आता है। यदि किसी वस्तु से ज़्यादा मात्रा में रे आएगा, बीम के रूप में रे आएगा, तो वो वस्तु हमको बड़ा दिखेगा। लेकिन किसी वस्तु से अगर रे मेरे आंखों तक एकदम पतला ऐसा आ रहा है, तो हम उस पतले रोशनी को ही न देख पाएंगे। वास्तविक रूप से हम बताएं आपको कि हम वस्तु को देखते ही नहीं हैं, हम वस्तु से आने वाली किरणों को देखते हैं, और उसी के आधार पर हमारा दिमाग वस्तु के साइज को बनाता है। अब देखिए, पहाड़ को आप देखते हैं बड़ा कैसे, पहाड़ से बहुत ज़्यादा, जितना पहाड़ का कण है सभी से रे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आता है, तो आपको पहाड़ बड़ा ऐसा दिखता है। अब तारा है, तारा बहुत ही दूर है, तो उससे आने वाला प्रकाश किरण क्या होता है, एकदम पतला आता है, आपके आंखों तक आता है, तो आप उस पतली किरण को देखते हैं, जिस कारण से आपको तारा छोटा दिखता है। तो इस तारा से किरण कैसा निकलेगा, एकदम ही पतला। तो चलिए एक हम प्रकाश किरण को इंटर करा दिए। अब एक बात बताइए, यह है आपका मीडियम वैक्यूम, यह है आपका एटमॉस्फेयर। अब बताइए इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक कम किसका है? आप कहेंगे सर दोनों का बराबर ही होता है लगभग में, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, दोनों में तुलना कर रहे हैं, क्योंकि इस बार वैक्यूम से एयर में जा रहा है। हम आपको बताए थे सबसे कम होता है आपका वैक्यूम में, लेकिन लगभग में मान लिया जाता है कि हवा और निर्वात का अपवर्तनांक लगभग एक ही है, जो होता है आपका 1.0003। लेकिन इस समय हम दोनों में तुलना कर रहे हैं, तो किसी को कम किसी को ज़्यादा बताना होगा। तो चलिए अब बताइए इन दोनों में से कम सबसे ज़्यादा किसका है, तो वैक्यूम का। तो हम कह सकते हैं मेरा जो यह रे है, यह रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, यानी विरल से सघन माध्यम में जा रहा है। अब विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश किरण किधर मुड़ता है, अभिलंब की ओर। तो यह मुड़ गया अभिलंब की ओर कुछ इस तरह से। चलिए आपको समझाने के लिए, वैसे आपका ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कंटिन्यूसली चेंज होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए चलिए हम सपोज करके चलते हैं कि यह जो मेरा एटमॉस्फेयर है यह लेयर बाय लेयर ऑप्टिकल डेंसिटी को चेंज कर रहा है। यह है इसका फर्स्ट लेयर, यह है इसका सेकेंड लेयर, और इसी प्रकार करोड़ों लेयर होगा, लेकिन समझाने के लिए चलिए 3 लेयर बना दिए हैं।
तो यहाँ से यहाँ आया। अब यह मानकर चल रहे हैं कि अब जो यह मेरा वातावरण है, यह जो आपका जो वायुमंडल है, यह आपका यहाँ से एक लेयर से दूसरे लेयर में जब किरण जाएगा तब ऑप्टिकल डेंसिटी को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यह रे आ गया दूसरा लेयर में। अब फिर से देखिए, चूंकि नीचे जाने पर क्या हो रहा है, अपवर्तनांक बढ़ रहा है, तो इस लेयर से इस लेयर पे जाने में क्या होगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा। अब इसके कंपैरिजन में इसका बढ़ा तो यह भी फिर से क्या होगा, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा, अर्थात यह फिर से टुवर्ड द नॉर्मल झुकेगा। तो थोड़ा सा यह कुछ इस प्रकार से झुक गया। अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पे नॉर्मल डालिए, फिर से यह बढ़ेगा उसी प्रकार से, थोड़ा सा टुवर्ड द नॉर्मल इस प्रकार से झुक गया। अब यहाँ पर यदि कोई ऑब्जर्वर या कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसको तारा कहाँ से आता हुआ दिखेगा। हम आपको बोले थे आप तारे को नहीं देखते हैं, तारे से आने वाली रोशनी को देखते हैं। तो रोशनी इसको किधर से आ रहा है, इधर से, तो यह तारा इसको कहाँ से आता हुआ दिखेगा, कुछ आपका यहां से, समझिएगा। तारा है आपका यहाँ पे, इसका पोजीशन है एक्चुअल ये वाला, लेकिन इसका पोजीशन आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला। आप यहाँ पे खड़ा है, होगा देखिए यहाँ पर तारा है, लेकिन वास्तविक रूप में तारा यहाँ पर है नहीं। तारा का प्रकाश आपका इस डायरेक्शन से आ रहा है, तारा है आपका वहाँ पर, वहाँ से वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वह तारा का प्रकाश यहाँ से मुड़ गया और यहाँ से आता हुआ हमको दिख रहा है, इसी कारण से तारा हमको दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तारा है नहीं, वह है वहाँ पर। तो हमको जहाँ से लाइट आता हुआ दिखता है हम वस्तु को वहीं पे सोच लेते हैं। तो हमको तारा कहाँ पे दिखने लगा, यहाँ पर। एक मिनट रुक जाइए, चलिए ठीक है। तो तारा हमको यहाँ पर दिखने लगा। तो वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण पहला घटना क्या हो रहा है, तारा का पोजीशन का शिफ्ट होना। पोजीशन था यहाँ पर, शिफ्ट होके हो गया यहाँ पर, हमको दिखने लगा यहाँ पर। अब एक बात बताइए, क्या हमारा वायुमंडल स्थिर है? नहीं, हवा चलते रहता है, आंधी चलते रहता है, कभी वर्षा होता है, साथ ही साथ वायुमंडल तो स्थिर नहीं है, हवा गमन करते रहता है लगातार। इसके अलावा एक चीज़ और है, कहीं पे आप देखिएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज़्यादा है, कहीं पे नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है। प्रदूषण वाला इलाका में जाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाता है। तो होता क्या है, यह सब चीज़ भी ऑप्टिकल डेंसिटी यानी अपवर्तनांक पर असर डालता है। तो हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वह भी यूनिफॉर्म नहीं है, उसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। और हवा भी आपका लगातार मूव कर रहा है, तो इससे क्या होता है, इस बात पर गौर करिएगा। आप तारे को देख पा रहे हैं सिर्फ यह एक पतली रे के कारण। अगर यह पतली रे को हम थोड़ा मोड़ा डेविएट कर दें तब क्या होगा। आप यहाँ पर खड़े हैं, आपकी आंखों तक ये रे आ रहा है तो समझिए तारा दिख रहा है। क्या हो यदि यह रे आपके आंखों तक आना कुछ क्षण के लिए बंद हो जाए, मान लीजिए कोई ऐसा घटना हुआ जिससे इसका रे यहाँ इधर डेविएट हो गया, तो होगा क्या, इधर वाले व्यक्ति को तारा कुछ यहाँ पर दिखेगा, लेकिन यह वाला व्यक्ति को तारा नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको रे आंख तक अभी के जो टाइम है, जो हम बोल रहे हैं टाइम, जिस टाइम पर इसका डेविएट हुआ उस टाइम पे इसका रे उधर चल गया, जिस कारण से इसी टाइम पे इसको यह तारा नहीं दिखने वाला है। ठीक है, चलिए अब होता क्या है, मान लेते हैं हवा इधर की ओर चला या कुछ मॉलिक्यूल इधर आ गया और आपका रे इधर डेविएट हो गया, तो इस टाइम पे क्या होगा, व्यक्ति को फिर से तारा नहीं दिखेगा। और यह घटना लगातार यहाँ पर होता रहता है। यह तो हम दिखाया आपको सिंपल में कि रे आया सीधा और वायुमंडल में कुछ इस प्रकार से कर्व होके रिफ्रैक्शन हो गया और आपको तारा कुछ यहाँ पर दिख गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, इतना सरल तरीके से नहीं होता है। वायुमंडल भी हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है ऑप्टिकल डेंसिटी, कहीं पे कम है। इसी कारण से जो आने वाला रे है वो आपका थोड़ा मोड़ा ऐसे ऐसे डेविएट, जिग जैग टाइप में डेविएट होता रहता है। और यह जो डेविएशन है ये बहुत ही जल्दी जल्दी होता है, ऐसा नहीं कि एक बार डेविएट हो गया तो होले रह गया, नहीं तो तारा आपको दिखने बंद हो जाएगा। यह एकदम जल्दी जल्दी होता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इसी अंतराल में आपको तारा का जो पोजीशन है वह फ्लक्चुएट करते हुए दिखता है, या कह सकते हैं तारा से आने वाला जो रोशनी है वह आपकी आंखों तक जो पहुंच रहा है वह बार बार
पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। ऐसा होने के कारण तारा आपको ट्विंकल होता हुआ प्रतीत होता है। रोशनी जब आपका आंख तक पहुंचा, तारा दिखा, रोशनी एक क्षण के लिए हटा, तारा बंद हो गया दिखना, फिर पहुंचा दिखा, फिर हटा बंद हो गया दिखना। तो इसी कारण से तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो यह तो हो गया तारा का बात। अब सवाल है, सर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, सूर्य क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, या चंद्रमा ले लीजिए, चंद्रमा सबसे अच्छा आपको समझने में रहेगा, वो क्यों नहीं टिमटिमाता है, बड़ा ऐसा रात को दिखता है। तो चलिए इसका भी कारण बताते हैं। यह है मान लीजिए आपका चंदा मामा, ठीक है। अब इससे आने वाला किरण आपका कैसा आएगा यह बात बताइए। चंद्रमा आपको दिखता है कैसा, तारे से बड़ा या छोटा, सर तारे से काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखता है। अब यह बड़ा आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि इससे रे जो आ रहा होगा वह रे रूप में नहीं बल्कि बीम रूप में आ रहा होगा, यानी इस प्रकार से ज़्यादा मात्रा में लाइट आ रहा होगा आपके आँखों पर। माफ कीजिएगा, आपकी आंखों पर ज़्यादा मात्रा में लाइट आएगा किसी वस्तु से, तो आप वस्तु को बड़ा समझिएगा, ये वाजिब सा बात है। तो इससे चूंकि ज़्यादा मात्रा में आपके आंखों तक लाइट आता है तो हम चंद्रमा को बड़े साइज का मानते हैं, ठीक है। हम सिर्फ दो रे आपका बाहरी इसका जो किरण है इसको दिखा रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, इसके अंदर भी बहुत सारा किरण होगा। अब यह भी वायुमंडल में प्रवेश किया तो इसका भी अपवर्तन ठीक उसी प्रकार से होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं होगा, इसका भी उसी प्रकार से होगा, यह भी उसी प्रकार से होगा। लेकिन इसमें भी आप देख रहे हैं चूंकि लगातार आपका ऊंचाई पे अलग अलग ऊंचाई पे अपवर्तनांक नीचे बढ़ता जा रहा है, इसी कारण से यह भी आपको थोड़ा सा शिफ्ट तो दिखेगा। यह रे आपको आता हुआ दिखेगा इस डायरेक्शन से और ये आपको रे आता हुआ दिखेगा कुछ इस डायरेक्शन से। और आपको चंद्रमा कुछ यहां पर दिखेगा। तो चंद्रमा भी आपका शिफ्ट हुआ, या कोई ग्रह रहेगा या कोई सूर्य है उसका भी यहां पे आप देख सकते हैं पोजीशन शिफ्ट हो जाता है, लेकिन यह टिमटिमाता नहीं है, ट्विंकल नहीं करता है। क्यों, इस बात को समझिएगा। सपोज करके चलिए कि यह चंद्रमा चूंकि बड़ा साइज में है तो इसमें अनेक छोटा छोटा पॉइंट साइज होगा। कोई भी वस्तु बना होता है बहुत सारा एटम से मिलकर बना होता है, तो मानकर चलते हैं ये बहुत सारा पॉइंट साइज, एटम तो हम नहीं कहेंगे, पॉइंट साइज का कोई ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है, एकदम छोटा छोटा। जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, वह बालू के ढेर से बनाया हुआ बॉल है, तो यह बालू का एक गो रेत का क्या है, कण है, जिससे एक कण से मानकर चल रहे हैं एक प्रकाश की किरण आ रहा है और यह कण तारे के साइज के बराबर है, ऐसा एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो यह सभी जितना बिंदु है सबसे प्रकाश आएगा और सभी का प्रकाश आपके आंखों तक यह पहुंच रहा है। अब सब घटना इस पर भी होगा, हवा यहां पर भी चलेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी हॉरिजॉन्टल में यहां पर भी चेंज होगा। लेकिन एक बात है, तारा किस पे डिपेंड कर रहा था, तारा का दिखना उसका एकल्ला रे पर। वह भी रे क्या था, एकदम पतला दुबला कमजोर, हवा चलता था इधर उड़िया जाता था, हवा चलता था इधर उड़िया जाता था। लेकिन चंद्रमा में यहाँ पे ढेरी सारा रे है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी हवा चलेगा, यहाँ पे भी हवा चलेगा, या इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा, ऐसा ऐसा होता रहेगा। और कुल मिला के हम कह सकते हैं यह जो चंद्रमा है इसका प्रत्येक बिंदु आपका ट्विंकल करता हुआ दिखेगा। क्या बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा, प्रत्येक बिंदु ट्विंकल करेगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। अब देखिए यह बिंदु कितना छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा। अगर इसमें से यह वाला बिंदु आपका ब्राइट रहा और यह वाला बिंदु आपका गायब रहा और यह सब ब्राइट है, तो आपको क्या पता चलेगा, एक तो वह उतना दूर में है, ऊपर से बहुत छोटा छोटा बिंदु, उसमें से कुछ अगर एक क्षण के लिए गायब हो रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका ब्राइट भी हो रहा है। तो कुछ यहाँ पे गायब हो रहा है, कुछ ब्राइट हो रहा है, तो भूख भाग यह बिंदु अगर लगातार करे, एक जिस प्रकार से तारा करता है उस प्रकार से अगर यह इसका प्रत्येक बिंदु एक साथ ट्विंकल करने लगे तो आपको चंद्रमा कुल रूप में दिखेगा कैसा, स्थिर। ट्विंकल इसका प्रत्येक पॉइंट कर रहा है,
लेकिन आपको दिखेगा नहीं, आपको समाहित रूप में रोशनी कैसा लगेगा कि एकदम चांद स्थिर है, हमको भुगभा करता हुआ नहीं दिख रहा। तो यही कारण है तारा आपका ट्विंकल करता है, आपका मून या कोई स्टार, माफ कीजिएगा, मून या कोई आपका प्लैनेट आपका ट्विंकल नहीं करता है, क्योंकि तारा सिर्फ एक रे पे डिपेंड करता है, या डेविएट हुआ तो तारा खत्म। लेकिन इसमें अनेक करोड़ों पॉइंट है, वो सभी पॉइंट डेविएट तो उसका होने वाला रे डेविएट तो करता है, लेकिन एक साथ करने के कारण आपको पता नहीं चलता। और हम कह सकते हैं इस सभी का एवरेज डेविएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिस कारण से आपको ग्रह ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता है। तो यह क्वेश्चन आपका आता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपका यह भी क्वेश्चन आएगा ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, या मिला के भी कह सकता है कि तारे टिमटिमाते हैं ग्रह नहीं, क्यों। तो ऐसा सब क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो चलिए अब लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है। दी refraction of light due to the layers of different optical densities present in the atmosphere is known as atmospheric refraction. The refraction of light due to the layers of different optical densities present in the atmosphere is known as एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हिंदी वाले लिखेंगे वायुमंडल में मौजूद अलग अलग प्रकाश घनत्व के परत के कारण प्रकाश कारण होने वाला, लिखिए होने वाला प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन कहलाता है। चलिए आगे लिखेंगे वायुमंडल में मौजूद अलग अलग प्रकाश घनत्व के परत के कारण होने वाला प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। यहाँ पे एक बात बता देते हैं, ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है आपका, इसके जगह पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हैं या अपवर्तनांक भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो प्रकाश घनत्व का हम जिक्र किए हैं इसका एक ही मीनिंग होता है, आप इसके जगह पर अपवर्तनांक भी लिख सकते हैं। लिखिए आगे, फिनोमिना बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लिखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के आधार पर होने वाली घटना। कौन कौन सा घटना है देखिए। फर्स्ट नंबर क्या है,
twinkling of stars, सेकंड नंबर क्या है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। हिंदी वाले लिखेंगे तारों, अब आप नोट बनाना चालू कर सकते हैं, यहाँ से नोट करिए, तारों का टिमटिमाना और यहाँ पे लिखिएगा अग्रिम सूर्योदय तथा, या और भी लिख सकते हैं विलंबित सूर्यास्त। चलिए इसको पहले नोट करिए। चलिए क्वेश्चन ही बना देते हैं। ये क्वेश्चन, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। VVI रहने दीजिए, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। आंसर लिखिएगा, स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू atmospheric refraction of starlight and non-uniformity of atmosphere। ठीक है, आगे लिखेंगे आप, when a starlight enters in the atmosphere, एक मिनट रुकिए, चलिए ठीक है, in the atmosphere it undergoes refraction many times due to the layer of ऐसे लिखिए, ड्यू टू the varying optical densities, due to the varying optical density of air at different altitudes, due to which the actual position of star slightly changed
आगे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, एज वेल एज द एयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर is not uniform and moving continuously. Due to which the apparent position of star fluctuate and the amount of स्टार लाइट, या सीधा लाइट के स्टार समझ जाएगा, एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर as well as the air of our atmosphere is not uniform and moving continuously, due to which the apparent position of star fluctuate and the amount of light entering the eye flicker. So in this way star is appear to be twinkle. चलिए इंग्लिश वाले पहले नोट कर लीजिए। चलिए हिंदी वाली लिखिए, इसे नीचे लिखाते हैं। लिखेंगे तारे, तारे के प्रकाश के लिखिए, तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन और वायुमंडल की नॉन यूनिफॉर्मिटी, असमानता के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। जब तारे का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तब विभिन्न ऊंचाइयों पर क्या है, इंटर एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन मैनी टाइम्स ड्यू टू वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर। वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण इसका अपवर्तन हो जाता है।
इसका अपवर्तन कई बार होता है। जिसके कारण तारे की वास्तविक स्थिति हर्षी कार्य होगा, माफ कीजिएगा, 1 मिनट हो जाइए। तारे की वास्तविक स्थिति थोड़ी बदल जाती है। तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन और वायुमंडल की असमानता के कारण तारे टिमटिमाते हैं या टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब तारे का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तब विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण इसका अपवर्तन कई बार होता है, जिसके कारण तारे की वास्तविक स्थिति थोड़ी बदल जाती है। चलिए इंग्लिश वाले का मिटा रहे हैं। क्वेश्चन भी लिख देंगे अभी हिंदी में। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यहाँ से लिखते हैं 20 से। साथ ही साथ वायुमंडल की हवा या वायु लिखे कि हवा एक समान नहीं है। और लगातार बहती रहती है। जिसके कारण तारे की वास्तविक स्थिति बदलती, माफ कीजिएगा वास्तविक नहीं, आभासी स्थिति, अपरेंट साइज उसका चेंज होता है, आभासी, जिसके कारण तारे की आभासी स्थिति बदलती रहती है। और तारे का हमारी आँखों तक पहुँचने वाला प्रकाश झिलमिलाता है। इसी कारण तारे हमें
टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। साथ ही साथ वायुमंडल की हवा एक समान नहीं है, एक समान नहीं है या नहीं रहती है, लिखिए नहीं रहती है और लगातार बहती रहती है, जिसके तथा लगातार बहती रहती है, जिसके कारण तारे की आवासीय स्थिति बदलती रहती है और तारे का हमारे आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश झिलमिलाता रहता है, ये भी रहता है। इसी कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए अब एकदम सही है, नोट कर लीजिए हिंदी वाले भी। इतना सा आपको बनाने के बाद एक अच्छा जैसा फिगर बना लेना है। तो क्वेश्चन आपका देगा हिंदी वालों के लिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? चलिए जल्दी से एक फिगर बना देते हैं। अब हम लेयर तेयर नहीं बनाएंगे। यहाँ पे लिखिएगा आभासी तारा, यहाँ पे लिखिएगा वास्तविक तारा। इसको लिखेंगे रियल स्टार एपरेंट स्टार, ठीक है। इसको लिखेंगे ऑब्जर्वर या इसको प्रेक्षक हिंदी में कहते हैं, यह है आपका अर्थ। और इसको लिखेंगे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। फिगर बना लीजिए, यह बुक में भी है फिगर, आप वहाँ से भी देखकर बना सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका आएगा, why do not planets twinkle? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो चलिए इसका भी आंसर लिखते हैं, आपको समझा चुके हैं। प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू अर्थ, लेकिन एज कंपेयर टू स्टार्स, ग्रह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक तो हैं, लेकिन तारों की तुलना में, ऐसे ये नज़दीक नहीं है, यह भी बहुत दूर है, तारों की तुलना में काफ़ी नज़दीक है। एज कंपेयर टू द लगा दीजिए, एज कंपेयर टू द स्टार्स।
so they act, लिखिए, they act as an extended source of light। आगे लिखिएगा, if we assume a planet as a combination of assume a planet as a combination of large number of point source of light, then the net variation, नेट के जगह पे टोटल लिख सकते हैं, छोटी लिखिए, टोटल वेरिएशन in the amount of light of all the individual point source will average out to be 0। nullify the twinkling effect। This is why planets do not twinkle। हिंदी वाले लिखेंगे, ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के काफी निकट हैं। पहला बात हो गया। अतः ये प्रकाश कह दीजिए विस्तृत, एक्सटेंडेड का हिंदी विस्तृत, विस्तृत स्रोत के रूप में व्यवहार करते हैं। यदि हम एक ग्रह को कई बिंदु स्रोतों का संयोजन
मानकर चलें तो कई बिंदु स्रोतों का संयोजन मानकर चलें तो उनमें से प्रत्येक बिंदु स्रोत का बिंदु स्रोत के प्रकाश का कुल वेरिएशन को बदलाव कर सकते हैं, बदलाव का औसत 0 आ जाएगा। जो इसके टिमटिमाने वाले प्रभाव को नलिफाई का होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय वाले प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। इसी कारण ग्रह नहीं टिमटिमाते, टिमटिमाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। दो नंबर लिख लीजिए। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन of sunlight sun is appear 2 minutes before the sunrise and appear 2 minutes after the sunset। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय के 2 मिनट पूर्व या पहले दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त के 2 मिनट
बाद भी दिखाई देता है। नोट कर लीजिए इसको।